दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है आप लोग इस क्लास पे बात करेंगे क्लास 10 का, जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद। उसी चैप्टर पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था सामूहिक अपनेपन का भाव, हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे और सामूहिक अपनेपन के भाव का एक टॉपिक हम लोगों ने लिया था जिसमें हम लोगों ने उन सारी सामाजिक तत्वों के बारे में, संस्कृति के बारे में या परंपराओं के बारे में देखा था जिसके कारण समाज में, मैंने क्या बोला कि हम लोगों ने ऐसे सामाजिक परंपराओं के बारे में देखा था जिसके कारण समाज में ये सामूहिक अपनेपन का जो भाव है, यानी कि पूरा देश, सामूहिक अपनेपन का भाव का अर्थ क्या होता है? सामूहिक मतलब सभी जनों का, अपनेपन का मतलब अपना। सभी जन जब अपना अपना बोल के राष्ट्र को मानेंगे तब जाके सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा होता है। और सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ लोक कथाएं होते हैं और कुछ और भी बहुत सारी चीजें मिलकर क्या होता है, सामूहिक अपनेपन के भाव को अग्रसर करने का काम करती है, उसको पैदा करने का काम करती है। तो जो तत्व था जिसके कारण सामूहिक अपनेपन का भाव उत्पन्न होता है, उसी पे एक जो था वो क्या था कि लोक कथाओं के पुनर्जीवित करने से। यानी कि अब देखोगे कि हर एक क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र पे चल जाओगे तो हर जगह क्या होता है कि लोक कथाएं जो होती हैं, क्या होती है? लोक कथाएं जो होती हैं वो चलती हैं। अब भाई ये लोक कथाएं क्या है, थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो लोक कथाएं का अर्थ यहां पे है कि जैसे कि आपके समाज में आपके हिसाब से हर तरह की भाषाएं बोले जाती हैं और वहां पे आपके क्षेत्र का जो महान राजा था या जो महान व्यक्ति था उसके बारे में बातें जो है वो कहानी के सिरे पे बताई जाती हैं। जैसे अभी के दौर पे जैसे मैं बात करूं, रामायण आप लोग पढ़ते हो तो रामायण अवधी भाषा में लिखी हुई को लोक कथा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप कृष्ण लीला के बारे में पढ़ते हो तो कृष्ण ब्रिज भाषा में लिखा हुआ कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन कथा है। तो इस तरह की जो कथाएं होती हैं उनको फिर से याद करके या उन कथाओं को फिर से चलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना जो पिछला जो अतीत है उसको जान सकते हैं। तो यही था कथाओं का, लोक कथाओं का पुनर्जीवित करना। तो आखिर लोक कथाओं को पुनर्जीवित करना यानी कि उनको फिर से याद करना, लोगों के बीच में फिर से उसको लाना, ऐसा कार्य करने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा। तो समझिएगा कि राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा क्या किया गया कि जितने भी गाई या सुनाई जाने वाली लोक कथाएं थी उनको वो लोग क्या करने लगे, दर्ज करना शुरू किए, यानी कि उनको अब लिखना ये शुरू कर दिए। कारण क्या है समझिएगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या किया, दर्ज करना शुरू कर दिए। साथ में क्या किए कि जितने भी लोकगीत उस समय मौजूद थे या जितने भी कथाएं मौजूद थे उनको इकट्ठा करने के लिए जो भी पुरातत्व, जो भी इतिहासकार है वो क्या करने लगे कि गांव गांव घूमने लगे और वहां पे गाई जाने वाली जितने भी लोक कथाएं हैं या जितने भी गीत हैं उनको वो लोग क्या करने लगे, इकट्ठा करने लगे और उसको अपने साथ लिखने का काम शुरू कर दिए। तो अब यहां पे एक बात आपके मन में आता होगा कि सर आखिर जो राष्ट्रवादी नेता है वो लोग कोई भी कथाएं हैं उनको क्यों इकट्ठा करना चाहते थे? तो समझिएगा, एक कहानी के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसा आपको पता है कि हनुमान जी के पास असीम शक्तियां थी, लेकिन उनको अपनी शक्तियों के बारे में ज्ञान नहीं था, क्योंकि बचपन में जब उन्होंने कुछ घटनाएं करी तो उसके कारण उनको श्राप दे दिया गया कि आपके पास जितनी भी ताकत है आप वो भूल जाओगे, लेकिन आपको वो ताकत फिर से मिलेगा जिस दिन आपको किसी ने उसको याद करवा दिया। तो आपको पता है कि जब लंका जाना था, समुद्र को लागना था, यानी कि समुद्र जब पार करना था, तब हनुमान जी को उनकी कथाओं के, उनकी ताकत के बारे में उनको समझाया गया कि भाई आपके पास ऐसा ताकत है, आप इसको पार कर सकते हो। तो जब उसको याद आया हनुमान जी को तब वो लंका पार किया। तो इसी तरह जो भी राष्ट्रवादी नेता था उनको लगा कि अगर सबके मन में सामूहिक अपनेपन का भाव या राष्ट्र के प्रति अच्छे विचार का भाव अगर पैदा करना है तो
किसी भी क्षेत्र में, अगर कोई भी एक क्षेत्र में जो दबी हुई जितनी भी संस्कृति है, जितनी भी परंपराएं हैं, उनको फिर से उस क्षेत्र में उजागर करना पड़ेगा, तो उनको पता चलेगा कि क्या उनके साथ सही हो रहा है, क्या उनके साथ गलत हो रहा है। जैसे हनुमान जी को जब पता चला कि उनके पास असीम शक्तियां हैं, तो वो लंका लांगे, वो समुद्र को लांगे और लंका पहुंच गए। तो उसी तरह जब लोगों को अपने ताकत के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में, अपने परंपराओं के बारे में जब उनको पता लगेगा, तब जाके वो क्या कर सकते हैं कि यहां से कुछ भी कर सकते हैं। अब ये समझिए, जैसे आदिवासी लोग होते हैं, वो जंगल में रहते हैं, अब उनको जंगल से भगा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके गानों पे, उनके गीतों पे वर्णन, जंगल का तो वर्णन होगा, कहीं ना कहीं उनके रहन सहन का वर्णन होगा। तो अगर उन लोगों के पास उन सारे गानों को फिर से गाया जाए, आदिवासियों के पास जो जंगल में रहा करते हैं, तो उनके मन में वो जंगल के प्रति प्रेम तो बढ़ेगा ना, तो वो लोग जंगल को काटने से या उनको और भी कुछ जो नुकसान पहुंच रहा था उसको बचा सकते हैं। तो इसीलिए जो भी राष्ट्रवादी नेता है, उनको लगा कि अगर हम लोग लोकगीतों को और जो भी कथाएं सदियों से चलते आ रहे हैं, उनके दादा परदादाओं के बारे में, अगर उनका फिर से हम लोग इकट्ठा करें और उनको फिर से उनके बीच में प्रसारित किया जाए, कहा जाए, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में वो एकता की भावना और वो राष्ट्र के प्रति जो अपनेपन की जो भाव है, वो क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। बात समझ में आ गया यहां तक? अब समझिएगा कि आखिर किन कारणों से, मैं कारण का बात कर रहा हूं और मैं तब से आपको कारण ही बता रहा था कि किन कारण से उनको ऐसा लगा, और वो जो कथाएं उनको इकट्ठा करने के लिए गांव गांव भ्रमण करने लगे, उनको सुनाने के लिए उनको दर्ज करने लगे। तो कारण क्या था कि उनको लगता था, जो राष्ट्रवादी नेता है उनका मानना था कि हमारी जितनी भी कहानियां हैं और उस कहानियों में जितनी भी परंपरागत संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं उनकी जो सही जो तस्वीर है उन कहानियों में और उन कथाओं में छिपा हुआ है कि हम लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से जिंदगी जीवन करते थे। तो वो सारी जो है हमारी परंपरागत संस्कृति जो है, उसकी सही तस्वीर जो है हमारी कहानियां और हमारी कथाएं क्या करती है, पेश करती है। और अगर आज के जमाने में जब ब्रिटिश शासन हमारे पास आया और हमसे शासन करने लगा, तब हमारी जो बाहरी ताकत है, यानी कि ब्रिटिश शासक की जो बाहरी ताकत है, उसके प्रभाव के कारण, जो भी उनका भ्रष्ट प्रभाव था या जो भी दूषित प्रभाव था, उसके कारण जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, वो कहीं ना कहीं वो दूषित हो गया है, वो कहीं ना कहीं उस रास्ते पे नहीं है जैसा उसको होना चाहिए। तो इस कारण से जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, उनको लगा कि कथाओं का और गीतों का, लोक गीतों का फिर से उजागर होना चाहिए। कारण क्या था कि उनकी जो असली पहचान है उनकी परंपराओं पे है, और उस परंपराओं को जो दूषित वातावरण, जो भ्रष्टाचारी वातावरण ब्रिटिश सरकार के द्वारा फैलाया गया है, उससे उस प्रभाव को नष्ट कर दिया है, उसके वातावरण को दूषित कर दिया है। तो उनको दूर करने के लिए कथाओं को, लोकगीतों को क्या किया गया, फिर से उजागर किया गया, फिर से याद किया गया, पहला बात। अगर दूसरा कारण का बात करें, तो लोगों को लगता था कि जो भी उनकी अपना जो राष्ट्रीय पहचान है, उनको ढूंढने और अपने अतीत के गौरव के भाव को फिर से याद करने के लिए, या अपने अतीत के भाव को फिर से जानने के लिए, पैदा करने के लिए, इन लोकगीतों का बचाकर रखना जरूरी था। मैंने क्या बोला कि जो भी एक व्यक्ति का जो भी राष्ट्रीय पहचान है, उसको ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा के रखना पड़ेगा, इन गीतों को बचा के रखना पड़ेगा। अब जैसे हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो गानों पे बोले जाते हैं, कि जैसे कि आप जानते हो कि कृष्ण भगवान जब गैया चराया करते थे, तो वो गाय चराने के लिए बांसुरी बजाया करते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक परंपरा, एक ट्रेडिशन है, तो जिसको आज भी बचा के बहुत सारे जो ग्वाले हैं वो रखते हैं। आप देखोगे कि कुछ ऐसे जगह हैं जो सांस्कृतिक जगहें होती हैं, जहां पे गाने गाए जाते हैं आज भी। वो गाने जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी देवता को और उनके परंपरागत धरोहर को वो दिखाते हैं। तो लोगों को लगा कि जो हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है, हमारा भारत देश, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग गुलाम नहीं है। अगर ऐसा हमको राष्ट्रीय पहचान को फिर से पैदा करना है, और हमारा जो गौरवशाली अतीत था कि हम लोगों ने तुर्कों को भगाया, हम लोगों ने जो जितने भी मुगल शासक थे उनको भगाया, और भी महाराणा प्रताप हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, इनके जो बलिदान है,
इनके अतीत को फिर से पैदा करने के लिए ये जो जितने भी लोक गाथाएं थी उनका स्मरण बहुत जरूरी है और उनको फिर से करना पड़ेगा। तो इन्हीं कारणों के कारण क्या किया गया कि लोक कथाओं का मैं बोलूंगा जीवित कर किया गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि किन कारणों के कारण लोक कथाओं को फिर से जीवित किया गया। तो ये जो 2 कारण था आप बता दोगे तो आपका जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। अब समझिएगा कि लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने भाग लिया। अब उनमें उसमें से हम लोगों ने जब पीछे पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो चट्टोपाध्याय है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने पहली बार राष्ट्र की छवि को अंकित किया, भारत माता का नाम दिया, उसका तस्वीर हम लोगों ने देखा था। तो उसी तरह बंगाल के जो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, मैं क्या बात कर रहा हूं, बंगाल के जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने क्या किया कि जो भी लोक कथाएं हैं उनको पुनर्जीवित करने में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ही जो है, इन्होंने क्या किया था कि लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो यहां से क्वेश्चन आपका आता है कि लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेता कौन था? तो आपको क्या बताना, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी लोक कथा है, जितने भी लोक गाथा है या गीत बोल सकते हैं या जितने भी बाल गीत बोल सकते हैं कि बचपन में जैसे हम लोग कोई कुछ खेल खेलते थे तो हम लोग कुछ ना कुछ गान जो होता है या कुछ जो होते हैं बातें हम लोग उसको बोला करते थे। तो जितने भी लोक कथाएं हैं, गीत है, जितने भी बाल कथा है या जितने भी मिथक है, जो भी हम लोग बचपन में बोला करते थे, सुना करते थे कहानी, उनको क्या करने का काम किया, ये इकट्ठा करने का काम किया। और ये गांव गांव घूमकर उनको इकट्ठा करने का काम किया, उनको सुनकर उनको लिखने का काम किया। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उसी तरह जिस तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने इन लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया और चीजों को संग्रह करने का काम किया, उसी तरह के मद्रास के एक नेटशा शास्त्री थे, याद रखिएगा, मद्रास के नेटशा शास्त्री। किसका मैंने बात किया कि मद्रास के ये जो नेटशा शास्त्री है, इनका भी नाम बड़ा फेमस है और ये बंगाल के कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो पूछा जाएगा कि बंगाल से लोक परंपराओं का जो पुनर्जीवन करने की जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? बंगाल से तो रविंद्रनाथ टैगोर और मद्रास से तो नेटशा शास्त्री। क्या नाम है? नेटशा शास्त्री। तो अगर नेटशा शास्त्री का बात करें तो इन्होंने एक संकलन यानी कि एक पुस्तक लिखा था पूरी जितनी भी लोक कथाएं हैं उनके बारे में, और उनका नाम, उस किताब का नाम था या उस संकलन का नाम था द फोकल्स ऑफ सदर्न इंडिया। क्या नाम था? द फोकल्स ऑफ सदर्न इंडिया। क्या नाम था? द फोकल्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम का एक तमिल, मैं क्या बात करूंगा, एक तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन इन्होंने बनाया था। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि ये जो नेटशा शास्त्री है, इन्होंने जो अपनी द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम की जो संकलन है लोक कथाओं का, उसको किस भाषा में लिखा? तो आप देख सकते हो तमिल भाषा में लिखा। और ये जो काव्य खंड था, ये काव्य खंड को इन्होंने 4 भागों में प्रकाशित किया था। कितने भाग में? 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम की जो संकलन है उसको कितने खंडों में प्रकाशित किया गया या मोचित किया गया, तो आप कितना बोलोगे? 4 खंडों में उसको मोचित किया गया था। बात क्लियर है? यानी कि इसको 4 भागों में प्रकाशित किया गया था। जो तमिल लैंग्वेज का जितने भी लोक कथाएं उनको इकट्ठा किया और उनको मैं बोलूंगा पुनर्जीवित किया। अब कारण क्या था कि इनके आंदोलन का, ये जो आप देखोगे बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर का या मद्रास के जो नेटशा शास्त्री हैं, क्या कारण था कि ये लोगों ने आंदोलन में भाग लिया और आंदोलन में भाग लेने के बाद ये लोग इस तरह के काव्य संग्रह को क्या करते थे? जमा करते थे। तो कारण क्या था? तो इनको लगता था कि जो भी लोक कथाएं हैं वो राष्ट्र की साहित्य होती है। क्या होती है? देश की साहित्य होती है। देश की कहानियां बताई जाती है। किसमें बताई जाती है? तो लोक कथाओं में, लोक गीतों में बताई जाती है, पहला कारण। और दूसरा कारण यह था कि यह लोगों की असली विचारों को और उनकी विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति को दर्शाता है।
इन कारण के कारण मैंने क्या बोला, पहला तो उनको लगता था कि लोक कथाएं राष्ट्र की साहित्य है, राष्ट्र की एक पुस्तक है। और अगर दूसरा क्या लगता था कि जो लोक कथाएं होती है वो लोगों के असली विचार और उनकी क्या विशिष्टताएं हैं, किस काम के लिए वो लोग बने हैं, और साथ में उनके अभिव्यक्ति के बारे में कि वो कैसे क्या कर सकते हैं, वो अच्छा इंसान है कि खराब इंसान है, इसके बारे में क्या होता है, लोक कथाएं अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों के कारण, ये दो कारणों के कारण ये जो लोक कथाएं हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और नेत्सा शास्त्री जी ने अपना संकलन को बनाने का काम किया, और मैं बोलूंगा कि सामूहिक अपनेपन के भाव को बढ़ाने का कार्य किया। अब हम लोगों ने देखा लोक कथाओं के बारे में, हम लोगों ने देखा कुछ छवि चित्रों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रवादी चिन्ह के बारे में और प्रतीक के बारे में, कि पूरी जो राष्ट्रवादी आंदोलन चला, इस आंदोलन में कुछ कुछ प्रतीकों का, कुछ कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया था, जिन प्रतीक और जिन चिन्हों के कारण ये जो आंदोलन है वो लगा। जैसे कि आप देखोगे कि कहीं पे अगर यज्ञ हो रहा है तो वहां के लिए अलग सा झंडा का प्रयोग होता है। अगर कहीं पे कोई पूजा हो रहा है, शुद्धिकरण का पूजा हो रहा है, तो वहां पे कुछ अलग तरह के चिन्ह और परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप लोग हिंदुओं के मंदिर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदू का मंदिर है। आप अगर हमारे क्रिश्चियन भाइयों के जो भी पूजा स्थल होता है उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा क्रिश्चियन भाई का है, और हमारे मुसलमान भाइयों के जो भी मैं बोलूंगा देव स्थल होते हैं, आप उनको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये है। कारण क्या है, उनके बनाने का चिन्ह और प्रतीक जो है वो अलग अलग है। तो उसी तरह जैसे जैसे आप बोलोगे, जैसे जैसे आंदोलन में आग पकड़ रही थी, आंदोलन आगे बढ़ रही थी, तो जो भी राष्ट्रवादी नेताएं हैं वो लोग अपने आप को एकजुट करने के लिए और उनमें राष्ट्रवादी भावना के विकास के लिए या उसमें राष्ट्रवादी भावना को भरने के लिए इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रवादी चिन्ह और प्रतीक का प्रयोग करना शुरू किया। जैसे आप देखोगे कि राजसूय यज्ञ जो होता था, राजसूय यज्ञ यानी कि राजाओं का सबसे बड़ा यज्ञ होता था, तो उसके लिए कुछ प्रतीक चिन्ह था। या आप लोग देखोगे कि जो मैं बोलूंगा कि मुगल का एक अपना चिन्ह था, और मैं बोलूंगा या तो फिर मैं बोलूंगा जो तुर्क लोग थे उनका अपना था, अफगानों का अपना है। जैसे आप देखोगे भारत का अपना चिन्ह है, राष्ट्र चिन्ह है, प्रतीक है। तो उस तरह तब जब आंदोलन हुआ करता था तो सबका अपना अपना चिन्ह होता था। जैसे देखोगे बीजेपी का अपना चिन्ह है, कांग्रेस का अपना है, आम आदमी का अपना चिन्ह होता है ना। तो उसी तरह प्रतीक जो होती थी तब भी प्रयोग किया जाता था। कारण क्या था कि उन प्रतीकों के कारण लगता था कि जो भी राष्ट्रवादी नेता है वो लोगों को एकजुट कर रहे हैं, इन प्रतीकों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, और उनमें राष्ट्रवादी भावना का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है उस चित्र के माध्यम से। जैसे बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग 10 जने हैं, अगर 10 जने हम लोग क्या करें कि किसी एक नेता का झंडा हम लोग पकड़ ले, तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि ये जो 10 जने हैं ये क्या कर रहे हैं कि उस नेता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसी तरह अगर किसी आंदोलन में हम लोग किसी तरह के प्रतीक का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब क्या है, उस आंदोलन में जितने भी लोग जुटे हुए हैं उनके बीच में उस प्रतीक से जुड़े हुए सामूहिक अपनेपन का भाव है। तो उस तरह जितने भी आंदोलन चला, चाहे सहयोग आंदोलन चला, चाहे हम लोग असहयोग आंदोलन चला, चाहे हम लोग सविनय आंदोलन का बात करें या और भी तरह का जो आंदोलन का बात की, तो सबका अपना अपना चिन्ह होता था, प्रतीक होता था, और उस चिन्ह और उस प्रतीक से लगता था कि वो उस आंदोलन को क्या कर रहा है, आगे लेके जा रहा है, उसका विकास कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे आप देखोगे कि बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चला, तो बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चला तो उस दौरान कुछ चिन्हों का, कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया गया। जैसे अगर मैं बात करूं कि उस समय एक तिरंगा झंडा बनाया गया था, उस समय एक तिरंगा झंडा बनाया गया था, और ये जो तिरंगा झंडा था उसमें जो रंग थे, जैसे आज हमारे इंडिया में आप जो रंग देखोगे वो क्या होता है, सदा वो हम लोग बोल सकते हैं वो सफेद, हरा और लाल होता है। लेकिन तब जो तिरंगा झंडा था वो हरा, पीला और लाल के रूप में तैयार किया गया था। यानी कि किसी के पास अगर तिरंगा झंडा होता, उसमें कलर होता हरा, पीला और लाल, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। बात क्लियर है। तो अब जिस तरह से तिरंगा झंडा बनाया गया, उसी तरह क्या किया गया था कि उस समय अगर कहीं पे आपको 8, मैं बोलूंगा कि यहां पे कमल छूट गया, कि मैं बोल सकता हूं कि अगर 8 कमल के फूल आपको दिख गए, तो ये जो 8 कमल के फूल थे, यहां पे कमल का फूल होता,
कमल का फूल, ठीक है। तो 8 अगर कमल का फूल आपको दिखा तो इसका मतलब क्या कि इसमें ब्रिटिश शासन के, मैं क्या बोलूंगा कि इसमें ब्रिटिश शासन के जो 8 प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व जो कर रहा था भारत, जैसे कि आप लोग पता है कि जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, या मैं बोलूंगा जब भारत शासन अधिनियम लागू किया गया, तो उस समय 8 प्रांतों से हम लोग लड़ाई लड़ सकते थे, अपना चुनाव लड़ सकते थे। तो वो जो 8 कमल के फूल अगर कहीं पे आपको दिख गया फिगर में, यानी कि बोलने का मतलब वो जो 8 कमल के फूल है वो 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जहां से हम लोग अपना क्या कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, बात कर रहे। साथ में एक जो था अर्धचंद्र का जो मैं बोलूंगा चिन्ह या प्रतीक जो उपयोग किया गया था पूरे शासन मैंने पूरे आंदोलन में, बंगाल के जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें एक अर्धचंद्र का प्रतीक का प्रयोग किया गया था। ये जो अर्धचंद्र था ये किसका, हिंदू और मुसलमान का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि अर्धचंद्र कहीं पे दिखा तो ये हिंदू और मुसलमान के प्रतीक का चिन्ह है, यानी कि दोनों जने जो होते हैं इसमें भाग ले सकते हैं। तो जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चला तो उस समय एक तिरंगा झंडा बना, जिस तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग होता था। और दूसरा क्या था कि अगर 8 उसमें एक 8 कमल के फूल साथ में था, तो ये 8 कमल के फूल क्या दर्शा रहे थे कि ब्रिटिश भारत के जो 8 जो प्रांत है जिससे हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे उसको ये क्या कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था। और जो अर्धचंद्र था वो हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि अर्धचंद्र जो था बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में अर्धचंद्र प्रतीक का क्या मतलब है, तो आप क्या बताओगे कि ये हिंदू और मुसलमान का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीक चिन्ह था। अगर बोल देगा कि 8 कमल के फूल, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिससे हम लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। साथ में जो हरा पीला जो लाल रंग का जो तिरंगा तैयार किया गया उसका वो क्या मतलब था, तब लोग बोलोगे कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का वो प्रतीक था, बात क्लियर है। अब उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे 3 रंग के तिरंगा का प्रयोग किया गया, हरा, पीला और लाल, उसी तरह 1921 में, कब का मैं बात कर रहा हूं, 1921 में एक स्वराज नाम का झंडा का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, स्वराज का झंडा का प्रयोग किया गया था, जिसे 1930 में, याद रखिएगा 1930 में फहराया गया था पहली बार। तो ये जो झंडा है ये 1921 किया गया कि गांधी जी का बात करूं या पिंगली वेंकैया नायडू जी का बात करूं तो उनके द्वारा एक स्वराज का झंडा का तैयार किया गया, और बाद में आप देखोगे कि वही झंडा जो है वो हमारे प्रतीक के रूप में आज है। तो अगर मैं बात करूं इस झंडे के बारे में, तो स्वराज का जो झंडा था यह भी तिरंगा झंडा था, लेकिन इसका जो कलर था वो क्या था, वो सफेद, हरा और लाल था। क्या था, सफेद, हरा और लाल। तो कभी आपसे क्वेश्चन आएगा कि पूछा जाएगा कि बताइए कि बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन था तो वहां के तिरंगे झंडे का कलर क्या था, क्या था, तो आप क्या बताओगे, हरा, पीला और लाल। लेकिन पूछा जाएगा कि जो स्वराज का जो झंडा था उसका कलर क्या था, तो आप क्या बताओगे कि वो था सफेद, हरा और लाल। पूछा जाएगा कि जो स्वराज का झंडा है वो कब बनकर रेडी हुआ, तो 1921 में, और इसको पहली बार कब फहराया गया था, तो 1930 में। आप एक चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब समझिएगा कि ये जो स्वराज का जो झंडा है, जो सफेद, हरा और लाल जो झंडा था, इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक, यानी कि मैं बात कर रहा हूं चरखे का, मैं किसका बात कर रहा हूं, चरखे को जगह दी गया। तो पहला जो जब झंडा बनाया गया स्वराज का झंडा, तो जैसे आप लोग तिरंगे झंडे में जो बीच में जो अशोक चक्र देखते हो ना, जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं, तो उस समय जो सफेद रंग के बीच में जो प्रतीक जो उपयोग किया गया मध्य में, वो क्या था, चरखा था, गांधीवादी प्रतीक। यानी कि हम लोग अहिंसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या नहीं करेंगे, हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा ही तो इनका था कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, हम लोग अहिंसा के मार्ग पे और सत्य के मार्ग पे चलेंगे। गांधीवादी प्रतीक यानी कि चरखे को क्या किया गया, प्रयोग किया गया। अब समझिएगा कि ये जो प्रतीक चिन्ह है चरखा, तो कभी क्वेश्चन आपके पास आता है, जैक पूछती है कि बताइए जो चरखा का जो चिन्ह है इसका अर्थ क्या था, तिरंगे में चरखे का चिन्ह का क्या अर्थ है। जैसा सफेद का अर्थ होता है शांति, है ना, और जैसे हम लोग जानते हैं कि हरा रंग होता है केसरिया का, और जो हरा रंग जो होता है वो किसानों के लिए होता है, और केसरिया जो रंग होता है वो बलवानता के लिए दिखाता है, यानी कि ताकत को दिखाता है। तो उसी तरह जो बीच में जो
चिन्ह लगाया गया था चरखा, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है स्वावलंबन का। क्या? स्वावलंबन का, यानी कि हम लोग अपने आप क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे और अपने आप को हम लोग आजाद के रूप में देखेंगे, स्वावलंबन के लिए देखेंगे, सालों साल हम लोग आजाद रहेंगे। चरखा उसको क्या करता था, व्यक्त करता था। अब देखिएगा कि अगर किसी जुलूस पे या ये जो हम लोग सफेद, हरा और लाल रंग का और चरखे और चरखा का चिन्ह मध्य में होता था, अगर इस तरह का कभी तिरंगा हम लोगों ने देख लिया तो ये किस तरह का प्रतीक को दर्शाता था? जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो 8 कमल के फूल होते हैं वो ब्रिटिश सरकार के 8 प्रांतों को दर्शाता था, और साथ में अगर अर्धचंद्र का हम लोग कहीं पे फिगर देख लेते थे तो हमको मतलब क्या लगता था कि वो हिंदू मुसलमानों का वो क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अगर कहीं पे अगर हमको गांधी जी के चरखा वाला और जो ये सफेद, हरा और लाल रंग का अगर तिरंगा दिख जाता तो इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब सीधा था कि हम लोग इस तिरंगे को अगर लेके जाते थे कहीं जुलूस पे तो किसी को क्या, सबको बस यही लगता था कि हम लोग जो शासन जो चल रहा है भारत में, उस शासन के प्रति हम लोग क्या कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अवज्ञा कर रहे हैं। और हम लोग अवज्ञा का संकेत को दर्शाता था ये चरखा, यानी कि हम लोग ब्रिटिश सरकार के शासन को नहीं मान रहे। जिस तरह अगर आपके हाथ में बीजेपी का चिन्ह होगा तो मतलब क्या क्या बीजेपी के सपोर्टर हो, अगर कांग्रेस का अगर आपके हाथ में झंडा होगा तब कांग्रेस का समर्थन हो। उसी तरह अगर किसी के पास अगर ये चरखा वाला तिरंगा था, गांधी जी वाला, तो उनको लगता था कि ये ब्रिटिश सरकार का क्या कर रहे हैं, ये ब्रिटिश सरकार का क्या कर रहे हैं, ये उनके शासन का अवज्ञा कर रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, यानी कि उनके बातों को नहीं मान रहे। तो ये तो हम लोगों ने प्रतीकों के बारे में देखा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इतिहास को पुनर्जीवित करने का क्या कारण था। नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इतिहास के पुनर्जीवितता के बारे में देखेंगे कि इतिहास को फिर से याद करने का क्या क्या परिणाम था, और अंततः हम लोग निष्कर्षण देखेंगे कि पूरे चैप्टर का क्या निष्कर्ष निकला। और ये जो चैप्टर होगा वो एक वीडियो में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बताना है कि अगला जो क्लास रहेगा उस पर हम लोग किसका क्लास लेंगे। हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे कि हम लोग अब इसमें पॉलिटी जो होता है यानी कि राजनीतिक विज्ञान उसको लेंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। तो अभी तो ये जो टॉपिक है इससे 1-2 क्वेश्चन जो है नंबरिकल आपके पूछे जाते हैं, और एक जो होता है क्वेश्चन वो बड़े टाइप के आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगातार कंटिन्यू वीडियो में ले रहा हूं। अब आपका काम बनता है कि मेरा सपोर्ट करो। मैं हर वीडियो में बोलता हूं दोस्तों सपोर्ट करो, तब जाके मैं आगे कुछ कर पाऊंगा आपके लिए। बाकी जैसा भी है जो भी है आप तो देख ही रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।